हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम बात करेंगे तो उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट लेक्चर सीरीज होगी, एंड टू एंड जितना भी हमारे पास सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सिलेबस होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले कोशिश करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी की हम लेक्चर सीरीज डिलीवर करेंगे आपके सामने, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और स्पेशल फोकस उस पर होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम बात करेंगे स्पेशल फोकस होगा एनसीईआरटीज और लक्ष्मीकांत को एक्सप्लेन करने की। तो स्टार्ट करेंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर हम मूव करेंगे आईआर की भी, आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको भी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और गवर्नेंस को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे जितना हो सकेगा। तो पॉलिटी सीरीज के साथ साथ मैं स्टार्ट करूंगा हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज भी। कंटिन्यूअसली नहीं हो सकता, अल्टरनेटिव डेज में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे कि बेसिक टर्म्स क्या होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, कौन से इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक हम कहेंगे जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी लैंड का क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। वो हम सब डिस्कस करने के बाद वहां से हमें ये कंक्लूजन मिलेगा कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो जो हमारे पास रूल बुक होती है, उसकी नीड हमारे पास क्यों होती है। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले जानना है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम पॉलिटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी दो इंटरचेंजेबली हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्लाइड सा डिफरेंस है कि पॉलिटी किसी कंट्री की क्या होती है और कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री का क्या होता है। तो हम इसके सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे पास एक फंडामेंटल फंडामेंटल लॉ होता है ऑफ एनी कंट्री। एनी कंट्री मतलब जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे रिटन है चाहे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है कि नहीं, चाहे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, वो हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारे पास फंडामेंटल लॉ होता है किसी भी कंट्री का। और दूसरा यहां पर टर्म है, एक तो फंडामेंटल है और दूसरा हमारे पास क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। एक लिविंग डॉक्यूमेंट या लिविंग लॉ की हम कहेंगे ऑफ कंट्री। अब यहां पर टर्म हमारे पास ये आ जाती है कि हमारे पास फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, लिविंग का मतलब क्या है, ये हम चीजें एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल है। फंडामेंटल हमें पता है इसका मतलब क्या होता है, बेसिक। ठीक है, बेसिक लॉ है, बेसिक लॉ है। अच्छा, बेसिक की चीज अगर हम कहेंगे, इट इज समथिंग बेस। बेस टू व्हाट। अब हमें कुछ चीजें इन्फर करनी है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल किया है, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको हम बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। उन वैल्यूज के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। उन वैल्यूज में अगर मैं एक एग्जांपल यहां पर दे दूंगा, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे इक्वालिटी। इक्वालिटी इक्वालिटी जो था, इक्वालिटी को हम वैल्यू देते हैं। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले या बहुत जो फेजेस आए हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, उसमें हम देखते हैं कि कुछ सेगमेंट ऑफ पीपल जो हैं वो डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। हम इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन होती थी। लेकिन जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनको भी वो सब कुछ चाहिए था जो बाकी लोगों को मिलता था। मींस एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, वोट की अगर हम बात करेंगे, राइट टू वोट, अगर हम कहीं पर किसी रिलीजियस प्लेस पर एंट्री की बात करेंगे तो हर एक को इक्वलिटी होनी चाहिए थी। तो फ्रीडम स्ट्रगल का मैं एक और एस्पेक्ट, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी था कि हमने इक्वालिटी को प्रिवेल करवाना है एंटायर कंट्री में। इसका मतलब ये है कि इस इक्वालिटी को प्रिवेल कराने के लिए, इक्वालिटी को अचीव करने के लिए हमारे पास जो है, जो स्ट्रगल हो रही थी फ्रीडम के लिए, उसमें इस चीज के लिए भी स्ट्रगल हो रही थी कि जब इंडिपेंडेंस होगी तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास जो है हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो हमारे पास है उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। अब मैं क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सब कुछ चीजें देखकर बनाई गई है, क्योंकि हमारे पास जो कंट्री है वो डाइवर्सिटी है यहां पर बहुत ज्यादा, कि इन टर्म्स ऑफ रिलीजन की बात करेंगे, कास्ट की बात करेंगे, रेस की बात करेंगे, तो यहां पर डाइवर्सिटी है पूरे कंट्री में। तो हमने ये देखना था, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे या लॉ मेकर जो हमारे पास थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, उनको ये सब कुछ चीजें माइंड में रखनी थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, प्रिपेयर करना था। ठीक है, तो अब यहां पर ये इक्वालिटी या ये जो वैल्यूज, जिन चीजों को हम वैल्यू देते हैं कि इस तरीके से हमारे पास जो है, इस तरीके से हमारे पास जो कंट्री है वो इस तरीके से चलनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है, अगर 1950 की बात करेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन को एनएक्ट किया, ठीक है, 1950 में ये सब कुछ चीजें देख के ये कंप्लीट बेसिक रूल्स और बेसिक प्रिंसिपल बनाए गए, जिनके बेसिस पर जो है, जिनके बेसिस पर जो है कंट्री के गोल्स
और एस्पिरेशन को फुलफिल किया जाएगा। लेकिन इसके बाद 1950 के बाद भी बहुत सारे लॉज बने, ठीक है, बहुत सारे लॉज हमारे पास बने, लेकिन ये लॉज जो हैं, ये लॉज इसलिए बने ताकि ये गोल्स और एस्पिरेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है उनको अचीव करने के लिए। समझ आ रही मेरी बात? मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास एक लॉ है, फंडामेंटल है, फंडामेंटल मींस बेसिक लॉ है, जिसको देख के हम नए लॉ बना सकते हैं, लेकिन नए लॉ हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो ओरिजिनल बुक में, ओरिजिनल लॉज में हम वो जो गोल्स और एस्पिरेशंस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इक्वालिटी को अचीव करना है, ठीक है, इक्वालिटी को अचीव करना है, तो इक्वालिटी को अचीव करने के लिए हम कुछ लॉ बनाएंगे, लेकिन वो फंडामेंटल लॉ नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन वो लॉ हमने बनाए किन लॉ के अकॉर्डिंग, किन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो ओरिजिनल बुक में है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हमारे पास है। ये है कंसेप्ट हमारे पास फंडामेंटल, जो फंडामेंटल मैंने कहा कि फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री, मतलब जितने भी इसमें प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी इसमें लॉज हैं, वो बेसिक लॉ हैं। इसके बाद जो भी लॉ बनेंगे, मींस 1950 के बाद जो भी लॉ बनेंगे, वो लॉ इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो इस फंडामेंटल लॉ में, जो इस बेसिक लॉ में जितने भी गोल्स हैं कंट्री के, जितने भी एस्पिरेशंस हैं कंट्री के, जैसे कि हमारे पास कंट्री जो है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, सेक्युलर कंट्री होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, ठीक है, हर एक के राइट्स जो है वो फुलफिल होने चाहिए, मतलब जैसे हम कहेंगे राइट टू वोट की अगर हम बात करेंगे, हर एक को होना चाहिए, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस ग्राउंड, जो कि पहले होता था। इन सब चीज को अचीव करने के लिए लॉज तो बनाए जाते हैं 95, लेकिन उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे, ठीक है। वो जो चीज है, वो लॉज हैं, वो लॉ बने गए हैं, लेकिन वो लॉ जो है वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू, वो पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक पर्टिकुलर बॉडी ने बनाया, वो थी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बस एक ही बार जो है ये असेंबली बनी, उसने लॉ बनाया, कौन सा? फंडामेंटल लॉ, जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहा। ये हमने इसलिए बनाया ताकि कंट्री के जो गोल्स और एस्पिरेशंस हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं जिनको एनकरेज करना है, उस चीज के लिए बनाया। उस चीज को हमने फंडामेंटल लॉ कहा। उनको अचीव करने के लिए बाद में जो लॉज बनेंगे, वो सिर्फ उन गोल्स को अचीव करने के लिए है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये था हमारे पास कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ किस तरीके से है कंट्री का। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास एक लिविंग डॉक्यूमेंट है या एक लिविंग लॉ है किसी लैंड का। लैंड की अगर हम बात करेंगे तो मींस नेशन, जैसे हमारी कंट्री की बात करेंगे, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि लिविंग की अगर हम बात करेंगे तो लिविंग ग्रो करता है या इवॉल्व करता है, ठीक है। लिविंग जो चीज हमारे पास होती है वो अडॉप्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, वो अडॉप्ट करता है कंडीशन के हिसाब से, कौन सा वेदर हमारे पास होगा, कौन सा किस्म का क्लाइमेट होगा, कौन सा टेरेन होगा, कौन सा लैंडफॉर्म होगा, किस तरीके का इकोसिस्टम उसमें होगा, तो अकॉर्डिंगली वो अडॉप्ट करता है। अच्छा, लिविंग की अगर हम बात करेंगे तो वो चेंज होता है, ठीक है, टाइम के हिसाब से। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लिविंग बीइंग की होती है, ठीक है। तो लिविंग की बीइंग की अगर ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, तो कैसे है, किस तरीके से हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग लॉ है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले ये ग्रो करता है, ठीक है। अब ये ग्रो कैसे करता है? इनिशियली अगर हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस जो हमारे पास थे, या हम आर्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे, जो इनिशियली 1950 की अगर हम बात करेंगे, जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन एनएक्ट किया गया था, उस टाइम पर अगर हम बात करेंगे, उसमें आर्टिकल्स या उसमें पार्ट की अगर हम बात करेंगे, कितने सेगमेंट थे या कितने पार्ट्स हमारे पास थे, और आज की अगर हम बात करेंगे 2023 की बात करेंगे, दोनों में आपको चेंज दिखाई देगा। मींस यहां पर इंक्रीज हुआ है, आर्टिकल्स इंक्रीज हुए हैं, पार्ट्स इंक्रीज हुए हैं, स्केड्यूल्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो है ग्रो करता है। उसके बाद क्या ये अडॉप्ट करता है? हाँ, ये अडॉप्ट करता है कंडीशन के हिसाब से। जिस तरीके की कंडीशन होगी, जिस तरीके की सिचुएशन अराइज होगी, उसके अकॉर्डिंग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट भी करता है टाइम के हिसाब से। इसका मतलब ये इवॉल्व भी करता है, अडॉप्ट भी करता है। अब चेंज का मतलब क्या है? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है या चेंज हुआ है? हाँ, ये चेंज होता है टाइम के हिसाब से। अगर हम बात करेंगे चेंज की, तो चेंज में कह रहा हूं अमेंडमेंट्स जो है, अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 के अंदर हम, या बहुत सारे हमारे पास जो चीजें हैं, जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं, जो हमारे पास लॉज हैं, वो हमने चेंज किए हैं, मॉडिफाई किए हैं। कुछ आर्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे, उनको वॉइड डिक्लेयर किया गया है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए हैं। टिल नाउ की अगर हम बात करेंगे, 105 प्लस की अगर हम बात करेंगे, अराउंड इतनी बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज होते हुए देखा है, या कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास है इतनी बार चेंज हुआ है। तो इन सब के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है।
तो दो चीजें हमने डिस्कस की, दो कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन की, कि किस चीज को हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं किसी लैंड का। सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास है वो एक फंडामेंटल लॉ है लैंड का। दूसरी चीज की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी चीज ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो एक लिविंग लॉ है किसी लैंड का। तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। उसके बाद हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज देता है। अब ये आइडियाज क्या देता है, दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, या दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे पास है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमें आइडिया देता है कि आप जो है कंट्री या लैंड की गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, एक आइडिया देता है, कंसेप्ट देता है कि आप लैंड जो हमारे पास है, जो हमारे पास कंट्री है, उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है आप किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अभी हमें कैसे पता चलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंप्लीट चैप्टर है इलेक्शंस। तो इलेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो इलेक्शंस में कंप्लीट प्रोसीजर है कि आप गवर्नमेंट जो है किस तरीके से बना सकते हैं और किस किस्म की गवर्नमेंट आप बना सकते हैं। मतलब यह है कि यह हमें नेचर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी बताता है कि आपके पास जब गवर्नमेंट बनाएंगे तो गवर्नमेंट किस किस्म की होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट या स्टेट की अगर हम बात करेंगे जनरल टर्म में, जो पॉलिटिकल टर्म है स्टेट की, ठीक है, गवर्नमेंट किस किस्म की होनी चाहिए, स्टेट किस किस्म की होनी चाहिए। अच्छा, स्टेट किस किस्म की होगी वो तो हमें गवर्नमेंट से पता चलेगा, तो गवर्नमेंट किस तरीके की बनानी है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। तो इसका मतलब ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें आइडिया देता है कि गवर्नमेंट किस किस्म की होगी, अकॉर्डिंगली हमारे पास कंट्री जो होगी उसका नेचर क्या होगा। मींस या चाहे हम कहेंगे नेचर ऑफ गवर्नमेंट, चाहे कहेंगे हम नेचर ऑफ स्टेट, दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, ये हमें नेचर भी बताएगा कैसे, जैसे हम प्रियम्बल में पढ़ेंगे, कि हमारे पास जो गवर्नमेंट या स्टेट का नेचर होगा वो कैसे होगा, सेक्युलर, वो कैसे होगा, सोशलिस्टिक, वो कैसे होगा, डेमोक्रेटिक, वो कैसे होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, कोई रिलीजियस स्टेट नहीं होगी, सेक्युलर स्टेट होगी, सोशलिस्टिक होगी। ठीक है कि नहीं, ये भी हम टर्म सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। मींस इक्वालिटी वहां पर होगी, डेमोक्रेटिक होगी, मींस पीपल के पास पावर होगी। इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहां पर किसी पर्टिकुलर आदमी के पास पावर नहीं होगी, पूरे पीपल जो हमारे पास है, सिटीजन जो कंट्री के हैं उनके पास होगी। रिपब्लिक होगी, यहां पर कोई मोनार्कियल सिस्टम नहीं होगी, कोई पर्टिकुलर हेरिडिटरी हेड नहीं होगा, यहां पर इलेक्टेड हेड होगा। तो इस तरीके की गवर्नमेंट होगी। अच्छा, ये सब कुछ कौन बता रहा है हमें, ये कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है। ये इंपॉर्टेंट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद गवर्नमेंट का नेचर तो बताएगी, लेकिन गवर्नमेंट जो हम बना रहे हैं उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन या हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या सिंपल स्ट्रक्चर जो होगा वो किस किस्म का होगा, वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। जैसे हमारे पास है लेजिस्लेचर, 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर 3 ऑर्गन है हमारे पास गवर्नेंस की अगर हम बात करेंगे। दूसरा है हमारे पास एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तीसरा है हमारे पास जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, ठीक है, जैसे हमारे पास पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाना। लॉ को इंप्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव्स। अच्छा, जब लॉ बने वो ठीक है या गलत है, एग्जीक्यूटिव जब लॉ इंप्लीमेंट करेंगे, अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किए या नहीं किए, उसको जजमेंट कौन देगा, जुडिशरी देगी। ये किस तरीके से अरेंज है वो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ये है हमारे पास लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास सेट है लेजिस्लेचर। इसी लेजिस्लेचर में एक छोटा सा सेट हमारे पास है एग्जीक्यूटिव। मींस लेजिस्लेचर के अंदर हमारे पास एग्जीक्यूटिव है। मींस लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव मेंबर जो होंगे वो लेजिस्लेचर में ही बैठेंगे, और जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव सेट होता है वो विद इन द लेजिस्लेचर ही होता है। लेकिन हमारे पास जुडिशरी की अगर हम बात करेंगे तो जुडिशरी इन दोनों में से नहीं होता है, ठीक है। जो कि जनरली न्यूज में हम सुनते आ रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव मेंबर या लेजिस्लेचर जो गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं वो होने चाहिए जुडिशरी में भी, मींस लॉ मेकिंग, ये क्या कहते हैं कि जजमेंट के केसेस में भी, ठीक है। तो हमारे पास जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इस तरीके से अरेंज है और जुडिशरी सेपरेट है। ये हम डीपीएसपी में पढ़ेंगे आर्टिकल 49 में कि किस तरीके से हमारे पास लेजिस्लेचर और जुडिशरी की अगर हम बात करेंगे, या एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की अगर हम बात करेंगे, ये किस तरीके से सेपरेट है और किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, जो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरीके से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज की गई है। इसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, गवर्नमेंट का आइडिया है किस तरीके से बनानी है, किस तरीके का नेचर होगा। तीसरे की बात अगर हम करेंगे, गवर्नमेंट जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर में बात कर रहा हूं, ये जो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं गवर्नमेंट की, ये होता है रनिंग प्रोसेस। रनिंग मींस अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना, अब एक एडमिनिस्ट्रेशन आगे बनेगा। गवर्नमेंट सिर्फ जरूरी नहीं कि जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारे पास पुलिस है उसको भी हम गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है कि नहीं। किस तरीके से ये अरेंज किए गए हैं इसको कहते हैं हम पॉलिटी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज होते हैं, जो बुक है, एक डॉक्यूमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है, जो अप्लाइड फॉर्म में होता है, उसको कहते हैं
हम पॉलिटी। ठीक है, तो ये था दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक किसका, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब जो तीसरा हमारे पास ये जस्ट पहचानना है, जैसे किसी इंसान को पहचानना होगा किस किस्म का है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जानना जरूरी है। तो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा हमारे पास, तो वो हमें जानना है कि उसके बेसिक एस्पेक्ट्स के बेसिस पर। उसके बाद थर्ड की अगर हम बात करेंगे, थर्ड हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये होता है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। अब यहां पर मैं किसी जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेशन की बात कर रहा हूं, किसी कंट्री की बात कर रहा हूं। ये एक सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है। और जितने भी हमारे पास कस्टम्स होते हैं, लॉज, एक्ट्स, जो भी बाद में हम बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हुआ, उसके बाद हमारे पास सोसाइटी में प्रिवेलिंग कस्टम्स जो भी होते हैं, कल्चर होता है, लॉज बनाए जाते हैं, एक्ट्स बनाए जाते हैं, हमारे पास कस्टम है, लॉज है, कोई भी हमारे पास ऐसी चीज है जिसको हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं सोसाइटी में या ऑलरेडी है, अगर अगर वो इस सुप्रीम लॉ, इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ कंसिस्टेंट है, क्या है, कंसिस्टेंट है, मतलब इसके साथ साथ में चल रहे हैं, मींस कि इसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, तो ये ठीक है। अगर कंडीशन ऐसी आती है, मैंने तभी कहा कंडीशन आती है तो अडॉप्ट करना पड़ता है, ये कि नहीं, कंडीशन ऐसी आती है कि हमारे पास कुछ ऐसा कस्टम है, ऐसा कस्टम है या कोई हमारे पास लॉ है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के इनकंसिस्टेंट है, ठीक है कि नहीं, इसके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो कस्टम और लॉ जो है उसे इनवैलिड करार दिया जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ये सुप्रीम नहीं है, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं सोसाइटी में, ये बनाए जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं, ये लॉज बनाए जा सकते हैं, कस्टम हो सकते हैं, लेकिन अगर अगर ये किसी भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो इनवैलिड करार दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कस्टम की बात करेंगे, हम लेंगे सबरीमाला केस, सबरीमाला केस, सबरीमाला केस जो है वो एक टेंपल है, ठीक है कि नहीं, उसमें जो डीटी है उसको विजिट करने के लिए, उस टेंपल में जाने के लिए कस्टम ये था, या हम कहेंगे रिलीजियस पर्सपेक्टिव से था, ठीक है कि नहीं, ये था कि हमारे पास जो मेंस्ट्रुएटिंग या रिप्रोडक्टिव की अगर फेज की हम बात करेंगे, जो वुमेन है उनको वहां जाने से मना किया जाता था, एज पर कस्टम, एज पर रिलीजियस एस्पेक्ट जो थे वहां पर मना किया जाता, वो नहीं जा सकती है, ठीक है, वो यहां पर नहीं जा सकती है। लेकिन अगर हम इसको इसको देखेंगे, ये तो बहुत पुराना कस्टम चल रहा था, ठीक है कि नहीं, ये कस्टम जो है ये कुछ बेसिक प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अगेंस्ट जा रहा है। कैसे, हमारे पास मेन वैल्यू की अगर हम बात करेंगे वो तो है इक्वालिटी, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, डिस्कस करेंगे हम इक्वालिटी के बेस पर। तो यहां पर इक्वालिटी, यहां पर तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर की अगर हम बात करेंगे, इसलिए इस कस्टम को इनवैलिड करार दिया गया। इसी तरीके से हमारे पास सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी की अगर हम बात करेंगे, जो एलबीजीटी की अगर हम बात करेंगे, उस इसके अंदर उनको जो था दैट सेम सेक्स की अगर हम बात करेंगे वो अलाउ नहीं था एक्सेट्रा, वो, लेकिन ये जो है हमारे पास आर्टिकल 21 की अगर हम बात करेंगे उसके अगेंस्ट जाता है, जो बेसिक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसलिए इसको इनवैलिड करार दिया गया। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ये जो आपके पास चीजें हैं जो आप बना रहे हैं बाद में 1950 के बाद लॉज की अगर हम बात करेंगे, या इनिशियली हमारे पास हिस्टोरिक टाइम से हमारे पास कुछ कस्टम आ रहे हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजंस के अगेंस्ट जा रहा है तो वो इनवैलिड है। तो वैलिड कौन है, सिर्फ ये है कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। देखो चेंज तो होगा, ये अमेंडमेंट इसमें होंगी, अभी तो लिविंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इसी तरीके से इसके बेसिस पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, जुडिशियल डॉक्ट्रिन, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, जो हमें यह बताता है कि किसी भी रिलीजन में कौन सी चीजें ज्यादा एसेंशियल हैं, जो जरूरी हैं, जो स्क्रिप्चर्स में, जो हमारे पास लिटरेचर्स में दी गई हैं, ठीक है कि नहीं, जो एसेंशियल है, ये आउटकम ही है इसी चीज का। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, उसके आउटकम जो है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी आ गया था, ठीक है, ये है क्या कहते हैं कि अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा हमारे पास था सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। चौथा हमारे पास है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देता है स्टेट और सिटीजन के बीच में, स्टेट और सिटीजन के बीच में। फोर्थ, अ रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड स्टेट, या हम कहेंगे गवर्नमेंट, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास है वो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देता है और रिलेशन को रेगुलेट भी करता है।
इस रिलेशनशिप को रेगुलेट भी कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही रेगुलेट करता है। किस किस के बीच में? सिटीजन और स्टेट के बीच में रिलेशन। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सिटीजन जो हमारे पास हैं कंट्री के, उनको मिला है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हमारे पास आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 की अगर हम बात करेंगे, देन वी हैव 31 32 आल्सो। जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स अब किसको दिए गए हैं? सिटीजन को। हर एक सिटीजन को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बेसिक हकूक हैं। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है कौन दे रहा है? ये स्टेट दे रही है। ठीक है, स्टेट किसके थ्रू दे रही है? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दे रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेगुलेट करता है सिटीजन का रिलेशन स्टेट के साथ, और स्टेट जो है इन टर्न सिटीजन को कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज देती है। ठीक है, तो दिस इज अ रोमांटिक रिलेशन। आज इसको कहेंगे सिम्बियोटिक रिलेशन। क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बियोटिक रिलेशन पॉजिटिव इंटरेक्शन है। सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट्स हैं और स्टेट के पास जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है। मतलब सिटीजन जो है वो फंडामेंटल राइट ले रहा है स्टेट से, और स्टेट जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज दे रहा है सिटीजन को। ये दोनों का रिलेशन जो है किस तरीके का होगा, इसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स किस किस पे लागू होते हैं, क्या हर एक फंडामेंटल राइट्स हर एक के लिए होता है, सिटीजन के लिए, आउटसाइडर के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है, इन सब के बारे में हमारे पास कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमारे पास एक सोसाइटी है। अभी लास्ट डिस्कस यहां पर करूंगा, दिस नॉट लास्ट, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास एक सोसाइटी है, ये सोसाइटी है हमारे पास। यहां पर ए बी सी तीन ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप ए जो है ये है हमारे पास हिंदुइज्म को बिलोंग करने वाले, ये हैं इस्लाम को बिलोंग करने वाले, ये हैं क्रिश्चियन को बिलोंग करने वाले, सपोज ये हैं सिख को बिलोंग करने वाले। पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की चार ग्रुप हैं सोसाइटी में, चार डिफरेंट फिलॉसफी या फेथ को बिलोंग करते हैं। उसके बाद किसी को चाय पसंद है, किसी को चाय पसंद नहीं है। ठीक है कि नहीं? किसी को चावल पसंद है, किसी को चावल पसंद नहीं है। अब मसला यहां पर सोसाइटी में हमारे पास लैंड है, क्या है? ए कितना ओन करेगा, बी कितना ओन करेगा, सी कितना ओन करेगा, डी कितना ओन करेगा। ए के पास भी फैमिली है, बी के पास भी फैमिली है, सी के पास भी फैमिली है, डी के पास भी फैमिली है। हर एक को बच्चे हैं। अब ये जो हमारे पास, इनके पास जो चिल्ड्रन है, उनको एजुकेशन देनी है या नहीं देनी है, जरूरी है कि नहीं है? ठीक है नहीं? किसी को लाउड स्पीकर पे सुनने की आदत है, किसी को नॉइज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है कि नहीं? समझ आ रही मेरी बात? कोई जो है पोल्यूशन कर रहा है बहुत ज्यादा, किसी को पोल्यूशन पसंद नहीं है। कोई जो है किसी भी तरीके से सपोज रोड बना रहा है या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इस वजह से अगर आप देखेंगे, अगर इस तरीके की सोसाइटी होगी जहां पर कोई भी बेसिक रूल्स नहीं होंगे, कोई भी बेसिक रूल नहीं है, ठीक है कि नहीं, तो यहां पर कियोस होगा। कियोस होगा मींस टेंशन होगी, ठीक है कि नहीं, फितने फसाद होगी। अब इस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए ये जो तीन चार ग्रुप हैं, इनको कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद श्योरिटी होनी चाहिए कि फॉलो करेंगे ही करेंगे। वो कैसे? कि हर एक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बनाए जाएंगे, ताकि इन सब में एटलीस्ट मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो। क्या हो? मिनिमल कोऑर्डिनेशन। ये लड़े ना आपस में, ठीक है कि नहीं? कि एजुकेशन कंपलसरी है, इतना लैंड आप ओन कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, ये चीजें, ये पोल्यूशन नहीं कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, बहुत सारी इक्वालिटी दी जाएगी, हर एक को इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स जो है सोसाइटी में होने चाहिए, ताकि सोसाइटी डेवलप करे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है, और यही हमें बताता है कि क्यों जरूरी है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करेंगे, लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करेंगे, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशंस हमें ये भी बताता है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट हमारे पास बनी, जो हमारे पास स्टेट है या जो हमारे पास गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट है, इसको पावर स्पेसिफाई करना और किस तरीके से वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकता है। जैसे हमारे पास अगर किसी स्टेट जो हमारे पास है वो अच्छी तरीके से नहीं चल रही है, वहां पर नेशनल इमरजेंसी या हम कहेंगे प्रेसिडेंट रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 22 की अगर हम बात करेंगे, किसी बंदे को या किसी सिटीजन को अरेस्ट करेंगे, लेकिन एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सब कुछ चीजें हमें, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।